तो अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो 16 फरवरी को आपका पेपर है हिंदी का। अगर 2023 में आपकी परीक्षा होने वाली है और आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज की इस महा मैराथन क्लास को अगर आप देख लेते हो तो 50 नंबर आपका पक्का हो जाएगा हिंदी में। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 10 दिन आपके पास बचे हैं। अगर आप इतना लाना चाहते हो 100 में 95% अगर आप लाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। 7 टॉपिक आज की इस वीडियो में पूरे हल सहित आपको बताए जाएंगे। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगी आज की इस वीडियो को बनाने में। दोस्तों आधे घंटे में आज की इस वीडियो से केवल आपके 50 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने टॉपिक को आज की इस वीडियो में आपको हल सहित बताया जाएगा। दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में टोटल आपके क्लियर कराए जाएंगे। हिंदी गद्यांश 10 नंबर का आता है, वो भी आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। आपको हिंदी गद्यांश के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। और हिंदी पद्यांश में आज की इस वीडियो में इतने आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। आपका 10 नंबर टोटल आज की इस वीडियो से पक्का हो जाएगा, कोई भी इसे नहीं रोक सकता। और देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय कौन सा आएगा, किस तरह से आपको लिखना है, सही तरीका आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है। और कवि का साहित्यिक परिचय, ये सब चीजें आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको 16 फरवरी को आपको पेपर देने जाना है तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपका अब 50 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है आज की सिर्फ इस एक वीडियो से। दोस्तों हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो आपको मिलने वाली है। देखिए आज खंडका को पूरा हल सहित हम बताने वाले हैं और अगर जितनी जल्दी आप इसे लाइक करोगे उतनी ज्यादा हम उसके बाद तुरंत इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें 50 नंबर आपके क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लाना चाहते हो हिंदी में 95% तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 7 टॉपिक आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, एक एक टॉपिक करके चलिए आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 में आपसे पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। 5 प्रश्न आपके गद्यांश से होंगे और 5 प्रश्न आपके पद्यांश से होंगे। टोटल आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन इसमें आपके पास होंगे। अब उन 4 ऑप्शन में से जो सही होगा उसको आपको लिखना होगा। 4 ऑप्शन इसमें है कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेव वर्मा और तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो आज की इस वीडियो में आपको सही ऑप्शन लगाना है इस पर, ठीक है। तो कामायनी महाकाव्य के जो रचयिता हैं वह है जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। अब कौन सा प्रश्न तैयार करना है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है अष्टयाम के रचयिता हैं। कौन रचयिता है, इसमें भी 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है गोकुलनाथ और दूसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य जी और तीसरा ऑप्शन है नाभादास और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। तो इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों वह है नाभादास। अष्टयाम के जो रचयिता है वह नाभादास जी हैं, तो इसका ये सही ऑप्शन है। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक ही जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 फरवरी को आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, इसमें भी 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर और तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा ऑप्शन है यशपाल। तो जो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं वह विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ये 4 पत्रिका आपके पास है। अब इसमें से जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है उस पर आपको टिक लगाना है। पहला ऑप्शन है पृथ्वीपुत्र, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती और तीसरा ऑप्शन है इंदु और चौथा ऑप्शन है ब्राह्मण, ठीक है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वह है सरस्वती, ठीक है। तो इस पर सही ऑप्शन आपको लगाना है। उसके बाद देखिए 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद कादंबनी के संपादक हैं। कौन संपादक हैं ये आपको बताना है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, बद्री नारायण चौधरी और प्रेमधन जिसको कहा जाता है, और अज्ञे। इसमें से जो सही ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी जी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या आता है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है डायरी, और दूसरा ऑप्शन है गद्य गीत, और तीसरा ऑप्शन है आत्मकथा, और चौथा है नाटक। तो देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो विधा है इस जानते हो किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। तो इसका सही ऑप्शन आप लगा देना। ठीक है, अब देखिए सातवां प्रश्न है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ए वीडियो एक प्रश्न दोस्तों, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, कौन कवि है, इसमें भी 4 कवियों के नाम दिए गए हैं। पहला है घनानंद, दूसरा है सेनापति, और चौथा है बिहारी, और चौथा है वीरेंद्र। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों रीति मुक्त काव्य धारा के कवि जो है घनानंद जी हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है दोस्तों, इसको जरूर तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाला है। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। 4 भाषा आपके पास है, इसमें से जायसी का पद्मावत जिस भाषा में लिखा गया हो उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, देखिए जायसी का पद्मावत जो है वह ब्रज भाषा, अवधी, फारसी, खड़ी बोली किस में लिखा गया उस पर आपको टिक लगाना है। देखिए जायसी का जो पद्मावत है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। अब देखिए एक प्रश्न अभी आया था आवारा मसीहा किसकी रचना है, अब आता है आवारा मसीहा किस विधा की रचना। दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, पहला दोस्तों उपन्यास, और दूसरा है जीवनी, तीसरा है नाटक, चौथा है निबंध। जो आवारा मसीहा की जो रचना विधा है वह दोस्तों है उपन्यास। ठीक है, तो इसको आपको लगा लेना है टिक। ठीक है, उपन्यास जो है आवारा मसीहा की रचना विधा है। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा जा रहा है, तार सप्तक काव्य संग्रह का जो संपादक हुआ था वह किस सन में हुआ था। इसमें आपको सही ऑप्शन छांटकर लिखना है। पहला ऑप्शन है 1943, दूसरा ऑप्शन है 1951 ईस्वी, और तीसरा ऑप्शन है 1957, और चौथा है 1976। जो तार सप्तक काव्य संग्रह का संपादक हुआ था दोस्तों वो 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न आपके पास आता है तार सप्तक के संपादक हैं, कौन संपादक है। इसमें भी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से सही जो ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है दिनकर, दूसरा ऑप्शन है अज्ञे, तीसरा ऑप्शन है निराला, और चौथा ऑप्शन है मुक्तिबोध। तो आपको इसका सही ऑप्शन अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तार सप्तक के जो संपादक हैं वह अज्ञे जी हैं। ठीक है, तो अज्ञे पर आपको टिक लगा लेना है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा अब आपका प्रश्न आता है दोस्तों दिए गए पद्यांशों पर, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है। अब इसको कैसे लिखना है चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। देखिए अब इसमें गद्यांश आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक छोटा सा 4 से 5 लाइन का एक गद्यांश है। सबसे पहले आपको इसको पढ़ लेना है शुरू से आखिरी तक। देखिए धरती माता की कोख में जो अमूल्य नदियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, इतने यहां से लेकर यहां तक आपको पढ़ लेना है। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछे गए हैं उन पर आपको ध्यान देना है। देखिए उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आपको पहला प्रश्न लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है। अब देखिए किस गद्यांश को कर रहे हैं आप, इसमें 2 गद्यांश आपके दिए जाते हैं। पहला गद्यांश यहां पर है और दूसरा गद्यांश अथवा करके यहां पर दिया जाता है। इसमें से कोई एक आपको करना होगा। तो पहला वाला हम कर आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए अब इस गद्यांश को आपको पूरा प्रश्न में उतारने की जरूरत नहीं है। यहां से आप लिख देंगे धरती माता की कोख में। ठीक है, धरती माता की कोख, उसके बाद डॉट डॉट करके यहां पर लास्ट वाला आपको लिख देना है जांच पड़ताल आवश्यक है, ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में की ज्यादा जरूरत ना पड़े, वो जान जाए कि कौन सा वाला आप कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला प्रश्न आता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ आपको हेडिंग डाल देनी है, उसके अंतर्गत लिखना है। देखिए इसको पहचानने की एक ट्रिक होनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड आते हैं जिनको आप
सोचकर, जिनको आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस लेसन का है। तो ये दोस्तों ये लेसन है पहला वाला लेसन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी जिसके लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी जिसके लेखक हैं, और जिस लेसन का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, तो इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है। देखिए पहले क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो तो पहला पॉइंट इस तरह से डाल देना है, संदर्भ आपको हेडिंग डालनी है, उसके अंतर्गत आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया। अब ये जो राष्ट्र का स्वरूप है ये पाठ का नाम है, तो इसको आपको हाईलाइट करके लिखना है ताकि एग्जामिनर देखकर खुश हो जाए और आपको फुल नंबर दे। ठीक है, इतना पाठ से लिया गया, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपको क्या आता है, इसको आपको अच्छे से लिखना है क्योंकि दोस्तों संदर्भ ही एग्जामिनर ज्यादातर गौर से देखता है। अगर आपका संदर्भ सही है तो और भी प्रश्न में कुछ गड़बड़ भी होगी फिर भी एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरे प्रश्न में पूछा गया है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। अब इसको अपने गद्यांश में देखना है। देखिए ध्यान से समझना, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। इसमें क्या कहा गया है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। अब इसको आपको यहां से लिखना है, कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बताता हूं। दूसरा पॉइंट आपको डाल देना है, उसके बाद लिखना है धरती वसुंधरा कहलाती है क्योंकि इसके अंदर अमूल्य निधियां भरी हुई हैं जैसे सोना चांदी लोहा आदि। दोस्तों धरती के अंदर अनेक अयस्क पाए जाते हैं जैसे सोना चांदी लोहा, ये सब हो गया जिनसे धरती को वसुंधरा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है उसको हम देखते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न में कहा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कह क्या रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी यहां से जो इसके नीचे लाइनिंग बनी हुई है सिर्फ उसी की व्याख्या करना। बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं पूरे पैसेज की ही व्याख्या करने लगते हैं, तो पूरे पैसेज का नहीं लिखना है, पूरे गद्यांश को आपको नहीं लिखना है, सिर्फ जहां तक लाइनिंग है वहां तक आपको लिखना है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट में आपको हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छे से हेडिंग डालनी है। उसके बाद इसके अंतर्गत लिखना है धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। दोस्तों इस पैसेज को आपको थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर लिखना, इसका अर्थ को स्पष्ट करके लिखना है। ठीक है, देखिए धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं अर्थात धरती के अंदर अनेक प्रकार की धातुएं मौजूद हैं जिसके कारण धरती वसुंधरा कहलाती, जिसके कारण धरती माता को वसुंधरा कहा जाता है और इससे हर कोई जानना चाहेगा। और यहां पर क्या कह रहा है उसे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा, तो इसको आपको थोड़ा आसान करके लिखना है। बात समझ रहे हैं, तो इसका जो अर्थ है उस अर्थ को थोड़ा और आसान भाषा वाले अर्थ में बदल देना है। ठीक है, देखिए और इसे हर कोई जानना चाहेगा। अब देखिए चौथा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उसको आपको लिखना है। देखिए चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। अब इस वर्ड को आपको इसमें खोजना है, पृथ्वी की। देखिए अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अब इसको लिखना कैसे है चलिए वो हम आपको बताते हैं। देखिए पृथ्वी की देह को अनेक प्रकार की धातुएं और अनेक प्रकार की मिट्टियों ने सजाया है, इतना आप लिख देंगे। तो देखिए 2-2 नंबर के ए आपसे पूछे जाते हैं तो ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 लाइन आपको लिख देनी है। अब देखिए 5वें नंबर में आपसे क्या पूछा जाता है उसको आप इसमें लिखना। देखिए भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, इसको भी इस तरह से आपको पैसेज में खोज लेना है। देखिए हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है, यानी जो पृथ्वी के अंदर जो मौजूद धातुएं हैं उनकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है भारत सरकार को। ठीक है, भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें सभी मूल्यवान धातुओं की खोज करना चाहिए जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। इतना आप अगर लिखेंगे, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो 10 में से आपको 10 नंबर बिल्कुल पूरे मिलेंगे। कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटने वाला। आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए, तभी आप
आप हिंदी में अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चलिए हम लिए चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। चौथा, देखिए तीसरा प्रश्न क्लियर हो गया, 10 नंबर का ये आता है, 10 नंबर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब चौथे प्रश्न में क्या पूछा जाता है, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इस पद्यांश को आपको पढ़ लेना है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष पथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? तो सबसे पहले इसको आपको पढ़ लेना। इसमें भी 2 पद्यांश आपको दिए जाते हैं, 2 पद्यांश। देखिए यहां पर एक पद्यांश है और एक पद्यांश यहां पर है। जो आपको आता हो वही आपको करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये पहला वाला आता है तो पहला वाला ही आप करें। ठीक है, हम आपको ये पहला वाला कर कर बताते हैं, जो आपकी मर्जी हो, जो आपको आसान लगे वही आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि दोनों आप करने लगे, एक ही आपको करना है, जो आसान हो वही आपको करना। पहला वाला कर कर हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से इसको आपको हल करना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 5। ठीक है, अब जिस पद्यांश को आपको कर रहे हो थोड़ा सा उसका संकेत देना है। जैसे थोड़ा के शुरुआती वर्ड को आपको लिख देना, दुर्बलता का ही चिन्ह। ठीक है, यहां से डॉट डॉट करके आपको अनुताप ना करने पाऊं। ठीक है, इसका जो लास्ट लाइन है उसको आपको यहां पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इसका संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ, उसके अंतर्गत आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, तो इतना आपका संदर्भ हो जाएगा। संदर्भ आपका सही होना चाहिए हर हाल में, नहीं तो ये 5 प्रश्न आपके गलत कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है संदर्भ वाला, इसको आपको सोच समझकर लिखना है। ठीक है, तो इतना हो गया पहला प्रश्न। 2 नंबर से आपका पूछा जाएगा तो 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा इसको आपको अच्छे तरीके से लिखना। जब आपकी कॉपी थोड़ा अलग दिखेगी तभी एग्जामिनर आपको भर भर के नंबर देगा। ठीक है, तो कैकेयी का अनुताप इस तरह से आपको लिख देना है। इसको थोड़ा काले पेन से लिख देना ताकि ये देखने में अट्रैक्टिव लगे, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको फुल नंबर दे। ठीक है, तो पाठ का नाम और लेखक का नाम ये दोनों आपको हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा गया? ठीक है, पहला प्रश्न तो था उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें भी जो रेखांकित अंश हैं उन्हीं की व्याख्या करना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें यहां से और यहां तक ये जो रेखांकित अंश है सिर्फ इन्हीं 2 लाइनों की व्याख्या करना है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से आपको हेडिंग डालना है। अब देखिए इसमें लिखना है कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए कहती है कि हे राम, सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। अब इसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इसका व्याख्या कर सकते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? इसमें कैकेयी कहती है कि हे राम, दुर्बलता यानी सौगंध खाने के लिए, सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है और इसके अलावा स्त्रियों के पास कोई और उपाय नहीं है अपनी बात को सत्य करने के लिए। तो इस तरह से आपको लिख देना है। अब चौथा प्रश्न, दूसरा प्रश्न तो क्लियर हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब तीसरा प्रश्न में क्या लिखना है वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, तीसरे प्रश्न में कहा जाता है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब इस पंक्ति को आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें कौन सा अलंकार है सिर्फ उसी को आपको लिखना है। देखिए तीसरा प्रश्न में है प्रस्तुत पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नहीं दोस्तों, गलत हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो है वह है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ था कि आप लोग कितना पढ़ाई करते हो। अगर आपको वाकई ये चीजें पता थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, जो अनुप्रास अलंकार होता है उसमें क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे यहाँ पर जाऊं और पाऊं, ये दोनों वर्ण एक ही समान दिखने में लग रहे हैं, तो इसलिए आपको करना क्या है, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आपको लिख देना है अनुप्रास अलंकार है।
ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है चौथा प्रश्न है पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी इस पद्यांश में कह क्या जा रहा है इसका आपको निष्कर्ष लिखना है। अब ये कैसे लिखना होगा वो भी आपको बताते हैं। हेडिंग डालनी है चौथे प्रश्न के लिए पद्यांश का भाव। यहां पर आपको लिखना है यहां कवि ने कैकेयी के पश्चाताप में उपस्थित लोगों व प्रकृति को भी उनकी संवेदना का हिस्सा बनाने का भाव व्यक्त किया है। तो इतना आपको लिख देना है चौथे प्रश्न में। 2 ही नंबर के आपसे पूछे जाते हैं तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय बहुत ही कम पड़ जाता है, 3 घंटे 15 मिनट इस सबको लिखने के लिए, ठीक है। अब देखिए 5वें प्रश्न में पूछा गया है, अब देखिए इस 5वें प्रश्न में क्या पूछा गया वो भी देख लेते हैं। देखिए भाषा की विशेषता बताइए, तो इसमें आपको हेडिंग डालना है भाषा की विशेषता। अब इसमें कौन सी भाषा उपयोग की गई है उस भाषा को आपको बताना है। देखिए इस पद्यांश में परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, जिसकी विशेषता ये है इस पद्यांश का भाव स्पष्ट रूप से समझ में आता है। इतना आपका हो गया, पद्यांश में भी इतना ही आपको लिखना होगा। 10 नंबर इसके लिए आपको दिए जाते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको इस तरह से लिखना है जैसे मैंने बताया है। दोस्तों 4 नंबर आपके क्लियर हो गए, 4 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अब बचे 3 प्रश्न, उनको भी चलिए हम आपको बताते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 में आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों मेरे पास बोर्ड का पेपर भी है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 में आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित लेखक में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। ध्यान से समझना इस टॉपिक को, बहुत से स्टूडेंट गलती ज्यादातर इसी में करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 लेखक का नाम आपको दिया गया है, इसमें से जो आपको आता हो उसी का आपको लिखना है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है यहां पर पूछा जाता है साहित्यिक परिचय। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, हेडिंग डालते हैं जीवन परिचय की, तो आपका 5 नंबर का है तो उसमें से 3 नंबर भी आपको नहीं मिलेंगे अगर आप जीवन परिचय की हेडिंग डालोगे। तो यहां पर हेडिंग का आपको विशेष ध्यान देना है। प्रश्नोत्तर संख्या सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 का इस तरह से आपको डाल देना है। जिस भी लेखक का आप लिख रहे हो उसको आपको ऊपर लिखना है। जैसे यहां पर हम लिख रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का, ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल आपको इस तरह से हेडिंग डाल देनी है। अब साहित्यिक परिचय हेडिंग डालनी है, उसके नीचे बीच में आपको लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल, अब किनारे आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। अब इसमें किस तरह से आपको लिखना है चलिए मैं आपको बताता हूं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं, कमेंट करते हैं कि सर साहित्यिक परिचय में जीवन, जन्म और जन्मस्थान नहीं लिखा जाता, तो ये बिल्कुल भी गलत है। जब तक आप किसी कवि या लेखक का जन्म और जन्मस्थान नहीं लिखोगे तब तक वह साहित्यिक परिचय अधूरा ही रहेगा, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल का इसमें लिखना कैसे है चलिए वो आपको बताता हूं। बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है, वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है वह बुक में नहीं दिया, हम आपको बता दे रहे हैं। इनके पिता का जो नाम था विष्णु अग्रवाल जी था। इतना आपको लिख देना है, उसके बाद आपको यहां से लिखना नहीं है, ध्यान से समझना। उसके बाद आपको नई लाइन से लिखना है अग्रवाल जी ने कई ग्रंथों का शोधन किया, जिसमें जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इन्होंने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया और यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। कहा क्या जा रहा है अग्रवाल जी जो थे उन्होंने कई ग्रंथों का शोधन किया, यानी कई ग्रंथों को शुद्ध किया। जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें जो गलतियां थी, जो त्रुटियां थी, उनको सही किया। जैसे जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की और बाण भट्ट ने जो हर्षचरित लिखा था उसका सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया, यानी हिंदी साहित्य की इज्जत को और भी बढ़ाया। और इन्होंने पाली एक भाषा का नाम है, संस्कृत और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया, यानी उसको अच्छे से पढ़ा
और उसके बारे में बताया और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। यानी जो काशी में यूनिवर्सिटी है हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से, उनमें या पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। और दिल्ली के जो दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय है वहां पर भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इतना अगर आप लिख देते हो तो आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद देखते हैं क्या उसके बाद आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कब इनकी मृत्यु हुई थी उसका सन आपको लिख देना है। 1967 ईस्वी में इस महान निबंधकार का निधन हो गया। अब इनकी कृतियों के बारे में लिखना है कि कौन कौन सी ऐसी रचनाएं थी जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने की थी, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में क्या क्या इन्होंने लिखा उसको आपको लिखकर बताना है। जैसे आता है इसमें पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता और माता भूमि आदि। इतना तो हो गया निबंध संग्रह। ये सब जो है ये सब इनके निबंध हैं। इनको आपको तैयार कर लेना है। कभी कभी बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वासुदेव शरण अग्रवाल की कौन सी ऐसी रचना है, इन्हीं एक रचनाओं में से उठाकर आपको दे देगा। तो आपको जब याद रहेगा तभी आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए शोध में आपको लिखना है पाणिनि कालीन भारत और संपादन में लिखना है पाली प्राकृत। तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद देखिए भाषा शैली आपको लिख देना है। भाषा शैली में आपको क्या लिखना है, भाषा शैली में आपको हेडिंग डालना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली थी और और इनकी शैली जो थी विचार प्रधान एवं व्याख्यात्मक थी। तो इतना आप लिखना है आपको। ये भाषा शैली भी आपसे पूछी जाती है। देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या क्या आपको आता है, देखिए इसमें आपको लिखना रहेगा हिंदी साहित्य में स्थान, साहित्यिक परिचय और कृतियां। इतना आप लिखेगो तभी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों इतना आपको भाषा शैली में लिखना है। अब हिंदी साहित्य में स्थान, ये लास्ट वाली हेडिंग है, ये लिखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्थान, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है। अब इसमें आपको लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की हिंदी साहित्य में निबंधकार, शोधकर्ता, संपादक के रूप में प्रसिद्ध है और यह सदैव हिंदी साहित्य के स्थान में अमर रहेंगे। इतना आपको लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। बहुत ही आसान भाषा में आपको हमने बताया और 80 शब्दों में ये आपसे पूछा जाता है। तो शब्दों का आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आता है प्रश्नोत्तर संख्या 5 खा। अब 5 खा में आपसे पूछा जाता है कवि का परिचय। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 खा यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर 3 कवियों का नाम दिया गया है, उनमें से किसी एक को आपको लिखना है। मैथिली शरण गुप्त हो गया, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। जो आपको आता हो वही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर हम लिखकर आपको बताते हैं मैथिली शरण गुप्त का, सेम जिस तरह से आपने लेखक का लिखा उसी तरह से आपको कवि का लिखना है। तो साहित्यिक परिचय आपको सिंपली इस तरह से हेडिंग डाल देनी है। उसके अंतर्गत लिखना है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म। आप जान सकते हैं जो राष्ट्रकवि, भारत के राष्ट्रकवि हैं वह मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में 1886 ईस्वी में हुआ था। अब ये जो सन है इसको थोड़ा हाईलाइट करके आपको लिख देना है। इनका जो जन्म हुआ था चिरगांव नामक ग्राम में, झांसी के एक चिरगांव नामक ग्राम में 1886 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनके जो पिता थे उनका नाम जो था सेठ रामचरण गुप्त था। इतना आपको लिखना। अब आपको नई लाइन से लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे, इसीलिए महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी। ठीक है, जो मैथिली शरण गुप्त जी थे वह राष्ट्रीय विशेषताओं से रिलेटेड रचना करते थे, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि बना दिया। ठीक है, और देखिए साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। क्या कह रहा है यहाँ पर, साकेत महाकाव्य की इन्होंने रचना की और जिसकी रचना के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। मंगला प्रसाद जो है एक सम्मानित पारितोषिक का नाम है जिसके लिए
एक सम्मान का नाम है, जैसे एक सीरीज दी जाती है किसी भी जब मैच वगैरह होता है जो इसमें सम्मान के लिए एक सीरीज दी जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर एक मंगला प्रसाद एक सीरीज का नाम है जो इनको दिया गया था। और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। जो भारत का पुरस्कार देने का सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म भूषण, उससे सम्मानित किया गया था मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, अब आपको लिखना है 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को ये भारत माता का सच्चा सपूत हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। यानी 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। इतना आपको लिखना। अब इनकी कृतियां को कैसे लिखना वो आपको बता। कृतियां आपको हेडिंग डाल देनी, उसके अंतर्गत आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी ने 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की। यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी थे वह 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे भारत भारती हो गया, साकेत, कावा और करबला, पंचवटी, यशोधरा। इतनी जो ये सब जो रचनाएं हैं वो किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं यही सब है। अब भाषा शैली आपको लिख देना। भाषा शैली में आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा सरल, सुबोध एवं परिष्कृत खड़ी बोली है। इतना आपको लिख देना है। अब हिंदी साहित्य में स्थान आपको लिखना है। हिंदी साहित्य में स्थान कैसे लिखना है चलिए वो आपको बताते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान हेडिंग डाल देना है, उसके अंतर्गत आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य में महान कवि, भारतीय राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि हैं। यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वह हिंदी साहित्य में महान कवि भी हैं और भारत के राष्ट्र कवि भी हैं। और इन्होंने जो कविताएं लिखी ना हिंदी साहित्य में, उनका एक अलग ही पहचान है, इसलिए वह हिंदी साहित्य में अमूल्य निधि के बराबर है। दोस्तों अब लिए चलते हैं आपको प्रश्नोत्तर संख्या 6 पर। प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आपसे क्या पूछा जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न संख्या 6 आता है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आपको इसमें देखिए ये दो तरह से आपसे पूछा जा सकता है। कभी पूछा जाता है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, और कभी कभी पूछा जाता है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो उद्देश्य और सारांश में बहुत अंतर है। आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है प्रश्नोत्तर संख्या 6, हेडिंग डालनी है, फिर प्रश्नोत्तर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है। उसके अंतर्गत लिखना है पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। पंचलाइट कहानी के जो लेखक हैं वह फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक है, पंचलाइट बिहार के एक आंचलिक प्रवेश की कहानी है। यानी पंचलाइट जो है वह बिहार के एक पिछड़े गांव की आंचलिक यानी एक वास्तविक कहानी है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई मन से बना दी गई है। ठीक है, ये एक आंचलिक कहानी है, आंचलिक प्रवेश की कहानी है। इस कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। यानी इस कहानी में ग्रामीण अंचल का एक गांव के जो परिवेश, गांव का जो रहन सहन है उसका वास्तविक चित्र खींचा है। जैसे यहाँ पर देखिए, गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। देखिए पंचलाइट कहानी का अगर आपको सारांश पूछा जाए तो आपको लिखना है कि पंचलाइट कहानी जो थी वह रेणु जी द्वारा लिखित है और उसमें जो घटनाएं हुई थी उन सब घटनाओं को आपको सारांश में बताना है। और उद्देश्य में होता है कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आखिर क्या है, इस कहानी को लिखने का मकसद क्या है, ये आपको लिखना होता है। ठीक है, देखिए ग्रामीण अंचल का वास्तविक खींचा। अब देखिए ध्यान से समझना इस वीडियो को। ठीक है, गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए जाती हैं। यानी जब गोधन पेट्रोमैक्स जला देता है तो उसकी जो गलतियां थी, उसका जो हुक्का पानी सब बंद कर दिया गया था, उसने जो गलतियां की थी मुन्नरी काकी की वजह से, उस गलतियों को सब माफ कर देते हैं। और उस पर लगे प्रतिबंध, उस पर जो प्रतिबंध लगे थे कि वह गांव से भगा दिया गया था, तो उस सब प्रतिबंध भी हटा दिए जाते हैं और उसे मनचाहा आचरण करने की छूट मिल जाती है। यानी उसे अब अपनी मर्जी का जीवन जीने की छूट मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े बड़े रूढ़िगत परंपरा एवं संस्कार को व्यर्थ कर देती है। कह क्या जा रहा है यहाँ पर कि आवश्यकता यानी जब जरूरत पड़ती है तो बड़ी बड़ी गलतियों को ही भी भुला दिया जाता है। तो इतना आवश्यकता बड़े बड़े रूढ़िगत एवं परंपरा एवं संस्कार को व्यर्थ कर देती है। इस कहानी में रेणु जी ने दर्शाया है कि आधुनिक भारत के इस युग में कुछ जातियां और कुछ गांव बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं।
यहाँ पर रेणु जी ने दर्शाया है, यानी उनका उद्देश्य है कहने का, इस कहानी को लिखने का ये उद्देश्य है कि आधुनिक भारत के, यानी आज का जो भारत है, इस युग में कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं। अब आपको नई लाइन से लिखना है कि रेणु जी द्वारा इस कहानी का उद्देश्य ये पता चलता है कि अभी ग्रामीण सुधार करने की बहुत जरूरत है और हमारे भारत के गांव में शिक्षा की बहुत ही अधिक आवश्यक है। रेणु जी इस कहानी से हमें ग्राम सुधार की प्रेरणा मिलती है। रेणु जी की इस कहानी से हमें ग्राम सुधार की प्रेरणा मिलती है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो 5 नंबर का ये आपसे पूछा जाता है। 5 नंबर आपको बहुत ही अच्छे से एग्जामिनर देगा, कोई भी इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा अगर आप इस तरह से लिखोगे जैसे हमने बताया है। अब देखिए लास्ट वाला प्रश्न बचता है जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न अब आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, उसको आपको कैसे लिखना चलिए वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 आता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर बात को ध्यान से समझना है, ये जो खंड काव्य हैं ये कई खंड काव्य हैं, तो यहाँ पर आपको उसी खंड काव्य को लिखना है जो आपके जिले में चलता हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर किसी एक पॉइंट, यहाँ पर कितने पॉइंट दिए गए हैं, 1 2, यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को आपका उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पर श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, इतना अगर आप लिख दोगे तो ये आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। चाहे आप ये लिखो, जितने भी इसमें दिए गए किसी एक को आपको इसमें से लिखना है, जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो उसी को आपको लिखना है। चलिए हम आपको लिखकर बताते हैं कि किस तरह से लिखना है। हम तीसरा वाला लिखते हैं, मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 आपको इस तरह से डालना है, उसके बाद पॉइंट आपको डाल देना है। ये किस पॉइंट का था देख लेते हैं, ये था दोस्तों तीसरे पॉइंट का। तो तीसरा पॉइंट आपको इस तरह से डाल देना है ताकि एग्जामिनर को ज्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। ठीक है, तो इस तरह से आपको डाल देना है। अब इसमें लिखना है, मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक गांधी जी का चरित्र चित्रण निम्नलिखित है, यानी जिसका चरित्र चित्रण आप लिख रहे हो उसका नाम लिखना बहुत ही जरूरी है, तभी एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। अब इसमें गांधी जी का जो चरित्र चित्रण यानी कैरेक्टर ऑफ स्केच इसमें लिखना है, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट डालना है, सत्य और अहिंसा के पुजारी। ठीक है, गांधी जी जो थे वह सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। ठीक है, तो इसमें आपको लिख देना है, चाहे तो आप हेडिंग बदल कर भी डाल सकते हो, सत्य और अहिंसा के भक्त, तो आप किसी भी तरह से डाल सकते हो, या फिर सत्य और अहिंसा को बढ़ावा देने वाले, कुछ भी हेडिंग आप डाल सकते हो। थोड़ा हेडिंग जब छोटी रहेगी तब आपका देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। अब इसमें लिखना है, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के परम पुजारी थे, सत्याग्रह आंदोलन उनके इस गुण को व्यक्त करता है, यानी गांधी जी जो थे वह सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। ठीक है, उनको सत्य और अहिंसा का मार्ग उन्होंने ही भारत को सिखाया। ठीक है, सत्याग्रह यानी सत्य के आग्रह के लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया था, उनके इस आंदोलन से पता चलता है कि उनके इस गुण को व्यक्त करता है। सत्याग्रह वाला जो आंदोलन चला था और वह आंदोलन इनके इस गुण को बहुत ही अच्छे से व्यक्त करता है कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा के बल पर गांधी जी ने हमेशा विजेता पाई है, यानी गांधी जी जो थे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और जिसके बल पर उन्होंने हमेशा विजेता पाई है, कभी भी वो हारे नहीं। इतना आपका हो गया। अब आपको दूसरी हेडिंग डालनी है, स्पष्ट वक्ता एवं महान नेता। इसमें क्या लिखना है आपको ध्यान से समझना। ठीक है, गांधी जी जो थे स्पष्ट वक्ता थे, यानी बात करने वाले थे। वक्ता कहते हैं किसी प्रोफेसर, आप समझ सकते हैं जो प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, उन्हीं को वक्ता कहा जाता है। और एवं महान नेता, और एक महान नेता थे। ठीक है, किसी भी देखिए किसी भी आंदोलन को करने के लिए या किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए नेता की बहुत अधिक भूमिका होती है, लेकिन नेता सच्चा एवं महान होना चाहिए। सच्चा महान नेता किसे कहते हैं? जो सत्य के मार्ग पर चले, गरीबों का ध्यान दे, उसी को महान नेता कहते हैं, और बुराइयों का साथ ना दे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको लिखना है, बापूजी एक स्पष्ट वक्ता और महान नेता थे। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना और उनसे भारत देश को आजाद कराना उनके इस गुण की खूब व्याख्या करता है। यानी गांधी जी जो थे वह महान नेता थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आवाज उठाई और उनसे जंग करके देश को आजाद कराया, जिससे
और देश को आजाद कराना ही उनकी इस गुण को खूब व्याख्या करता है। उनकी यानी उस गुण को यानी भारत देश को आजाद कराना अंग्रेजों के चंगुल से गांधी जी के स्पष्ट नेता और महान नेता वाले गुण को बहुत ही अच्छे से व्याख्या उसकी करता है। अब देश प्रेमी वाली हेडिंग में क्या लिखना है? देश प्रेमता गांधी जी के अंदर कूट कूट कर भरी थी। यानी जो गांधी जी थे वह देश से बहुत अधिक प्रेम करते थे और वह एक सच्चे देश प्रेमी थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत माता की सेवा में न्यौछावर कर दी। अंग्रेजों जैसे तानाशाहों को देश से भगा देना उनके देश प्रेमी होने का प्रबल प्रमाण है। यानी जो गांधी जी थे वह गांधी जी के अंदर देश की जो प्रेमता थी वह कूट कूट कर भरी थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत की सेवा ही की और अंग्रेजों जैसे तानाशाहों को अपने देश से भगाकर देश प्रेमी होने का प्रबल प्रमाण दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट वाला जो आपको हेडिंग डाला है, वीर साहसी एवं बलिदानी। देखिए इसमें लिखना है बापू गांधी जी जो थे वीर थे, साहसी एवं बलिदानी पुरुष थे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ डटकर सामना किया और आजीवन भारत माता की सेवा की और इस गुण को सिद्ध करता है। वीर साहसी एवं बलिदानी जो गांधी जी थे उनके इस गुण को कौन सिद्ध करता है? उनका यह गुण अंग्रेजों के खिलाफ डटकर मुकाबला करना और उनको भारत से भगा देना ही इनके वीर और साहसी और बलिदानी के गुण को व्याख्या करता है। तो आज की इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसका जितने ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करोगे उतनी जल्दी आपको सेकेंड पार्ट इसका देखने को मिलेगा। ये पार्ट 1 है। खंड का पूरा सॉल्यूशन आज हमने बताया है। अब इस खंड का को सॉल्यूशन को आप देखिए 50 नंबर आपका पूरा पक्का हो जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका खंड खा भी हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे।